तो इससे पहले आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे थे, तो आपके मन में ऐसा कुछ आया कि यार हिंदी की वजह से लैंग्वेज बैरियर कहीं ना कहीं आ रहा है मेरे सिलेक्शन में, ये थॉट आया था आपके मन में? बाकी एग्जाम्स आपके क्लियर नहीं हो रहे थे, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज में रह जा रहा था, तो आपको सेल्फ डाउट तो आया होगा खुद पर, यार मैं हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए कि नहीं हूँ? जब आप एग्जाम देने जा रहे थे तो कुछ हुआ था उस दिन, मतलब वो लोग पैनिक कर जाते हैं, थोड़ा सा बताएंगे क्या था वो इंसिडेंट? Hi Kapil, congratulations. Welcome to EduTap. Please. हेलो गाइस, सो आज हमारे बीच में एक और टॉपर हैं आरबीआई ग्रेड बी 2023 एग्जाम के, मिस्टर कपिल चौधरी। हेलो, थैंक यू। सो कपिल, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू एडुटैप। तो आपकी अचीवमेंट के लिए हमारे पास कुछ है, ये बैच जो आप लगा लीजिए। थैंक यू सर। ये कुछ बुक्स हैं जो डेफिनेटली आपके काम आएगी अभी थैंक यू वर्किंग लाइफ में, और ये आपके लिए। कपिल एक राजस्थान के ऐसे गांव से आते हैं जहां पर 10th 12th के बाद पढ़ाई का स्कोप है नहीं बहुत ज़्यादा, लोगों की मेंटालिटी नहीं है, बट स्टिल इन्होंने मेहनत करके वो चीज़ क्लियर कर ली। तीसरे अटेम्प्ट में आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम क्लियर किया इन्होंने। तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे अपनी जर्नी के बारे में? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन। तो मैं बता देता हूँ अपने बारे में थोड़ा। मेरा नाम कपिल है और मैं राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और मैंने 2019 में मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग से एमआईटी जयपुर से बीटेक किया, और उसके बाद 2 साल काम किया है। और उसके बाद ही मैंने आरबीआई के बारे में थोड़ा सोचा कि एग्ज़ाम है और उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, तो मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन करके फिर एक अटैम्प्ट दिया। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, और फाइनली इस बार थोड़ा इंटरव्यू क्लियर हुआ। तो यही मेरी जर्नी है। थैंक यू। आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे कपिल से? आपने जॉब छोड़ी तो वो एक टफ डिसीजन नहीं था कि जॉब छोड़ना मतलब उसके बाद प्रिपेयर करना? हाँ, मतलब टफ तो रहता है, ऑफ कोर्स मेरे लिए भी था, क्योंकि उससे पहले मैंने एक अटैम्प्ट दिया था और तब मेरे को आइडिया हो गया था थोड़ा बेसिकली कि मैं जॉब के साथ इसको मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर मैं थोड़ा मार्च में जब एग्ज़ाम था, फर्स्ट टाइम मैंने जब अपीयर किया था, मार्च से अक्टूबर तक मतलब मैं यही सोच रहा था कि मतलब रिज़ाइन करूँ या फिर साथ में प्रिपेयर करूँ, बट फाइनली मतलब डिसाइड किया कि हाँ चलो ठीक है, एक बार डिसाइड कर देते हैं, 2 अटैम्प्ट दे के देखते हैं क्या होता है। तो फिर उसके बाद रिज़ाइन किया था। मतलब जहाँ से ये आते हैं तो बहुत करेज चाहिए, जहाँ पे 10th 12th के बाद लोग सोचते नहीं पढ़ने का। तो पहले उन्होंने एनआईटी जयपुर में एडमिशन लिया, बीटेक किया वहाँ से, उसके बाद फिर उन्होंने प्राइवेट जॉब छोड़ के फिर एग्ज़ाम देना चालू किया, फाइनली क्रैक कर दिया उन्होंने। तो मतलब हेड्स ऑफ आपकी इस अचीवमेंट के लिए और एफर्ट्स के लिए। बाकी हम पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं अपने मेन सेशन में। श्योर सर। छोटे शहर के सपने अक्सर हमें बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं। ये इस बात का सबूत होते हैं कि सपने कोई भी देख सकता है। सपने छोटे या बड़े नहीं होते, बल्कि उनको पूरा करने की जिद बड़ी होनी चाहिए बस। ऐसे ही एक सपने को साकार किया है राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से आए मिस्टर कपिल चौधरी ने, जिन्होंने आरबीआई ग्रेड बी 2023 एग्जाम में रैंक 56 सिक्योर किया है। सो कपिल, वेलकम टू एडुटैप। थैंक यू। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अचीविंग दिस माइलस्टोन। थैंक यू। तो हमें बताइए कपिल की बीटेक के बाद आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी थी प्राइवेट सेक्टर की, फिर कैसे शुरू हुआ ये आरबीआई ग्रेड बी का सफर? सर एक्चुअली क्या है कि स्टार्टिंग में मेरा कोई ऐसा मूड नहीं था कि मेरे को आरबीआई ज्वाइन करना है या फिर आरबीआई के लिए प्रिपेयर करना है। मेरा एक फ्रेंड था जिसने मतलब ये कोर्स ले रखा था आरबीआई के बारे में, और वो प्रिपेयर कर रहा था। तो उसके बाद मेरे को पता चला कि ठीक है ऐसा एक एग्ज़ाम है, और वो जो प्रिपेयर कर रहा था वो मतलब कंटिन्यूस नहीं था, वो एक्टिव नहीं था, वो मतलब इतना उसका वो नहीं था कि मैं इसको करूँगा। तो मैंने बोला कि ठीक है एक बार मेरे साथ शेयर करो कि कैसा क्या है। तो वहाँ से मेरे को थोड़ा आइडिया लगा कि चलो ठीक है आरबीआई का ये एग्ज़ाम है और ऐसे ऐसे एग्ज़ाम होता है। उसके बाद फिर उसके पास जैसे कोर्स था तो मैंने सोचा चलो मैं भी पढ़ लेता हूँ। तो वहाँ से मेरा मतलब स्टार्टिंग पॉइंट था कि मैंने स्टार्ट किया था आरबीआई के लिए। फिर आप इतना सीरियस हो गए कि आपने 2 साल जॉब की, अक्टूबर 2021 में आपने रिज़ाइन किया, फिर लगभग 2 साल आपने प्रिपेयर किया। तो मतलब ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया आपने? पहले तो आप इतना सीरियस थे नहीं इस एग्ज़ाम के लिए, आपने सडनली एक्सीडेंटली आपने चालू किया, फिर आपने एक्सपेरिमेंट क्यों करना चाहा कि मुझे जॉब क्विट करके मुझे प्रिपरेशन करनी है फुल टाइम? आपको डर नहीं लगा कि मैं शायद ना हो सिलेक्शन, तो मेरी जो जॉब है वो भी जा सकती है? नहीं सर, वो बिल्कुल है, बट जैसे मैंने मतलब कोर्स और मैंने जैसे जैसे पढ़ा ना इसके बारे में, तो फिर मेरे को लगा चलो ठीक है मैं इसको पढ़ तो रहा हूँ। उसके बाद आई थिंक ये मार्च 2021 में इसका एग्ज़ाम था जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था बेसिकली। तो मैंने उस टाइम तक इतना सीरियस नहीं था, मैंने जस्ट पढ़ लिया था उसका कोर्स, और उसके बाद मैंने चलो ठीक है एक बार इसका एग्ज़ाम देता हूँ मैं कैसा क्या रहता है। तो प्री मैंने इसका एग्ज़ाम दिया, और उसके बाद मतलब ऐसा था कि प्री में मतलब मेरे को हवा भी नहीं लगी उस टाइम पे, तो वो मैं फेल हो गया वहाँ पे।
उसके बाद परी आई थिंक मार्च से लेके अक्टूबर में मैंने रिज़ाइन किया था। उस पीरियड में मैं यही सोच रहा था अगर मेरे को इसको कंटिन्यूस करना या सीरियसली प्रिपेयर करना या नहीं करना। वो 6 महीने मतलब पूरा मैंने सोचा, या उसके साथ साथ मैंने ये भी ट्राई किया कि चलो ठीक है मैं जॉब के साथ कंटिन्यू कर लेता हूँ, बट वो मैं मैनेज नहीं कर पाया। उसके बाद 6 महीने बाद मैंने चलो कि एक बार इसी के लिए पूरा फुल टाइम में प्रिपेयर करता हूँ और सीरियसली प्रिपेयर करता हूँ, तो फिर मैंने रिज़ाइन किया था। तो इस जर्नी में आपके बहुत से एग्जाम क्लियर नहीं हुए थे, कहीं मेंस 0.5 मार्क्स से रुक रहा है, कहीं इंटरव्यू 1-1.5 मार्क्स से रुक रहा है। तो इस प्रोसेस में आपको गिव अप करने का मन पक्का आया होगा, गिव अप करने का, यार मैं छोड़ देता हूँ, मैं वापस से अपनी प्राइवेट सेक्टर जॉब स्टार्ट कर देता हूँ। ये सर, तो ऐसा कुछ आया था आपके मन में? सर बेसिकली जैसे मैंने 2022 में जो सेकंड अटैम्प्ट जो दिया था सीरीज, जो मैंने रिज़ाइन करने के बाद दिया था, उसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था। और जो उसके बाद से यानी जो लास्ट दिवाली थी उसके बाद मैंने अदर एग्ज़ाम ट्राई किए, तो कहीं मेरा मेंस मतलब 0.5 से था, कहीं 1.5 से फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद मेरे को लगने लगा कि मतलब मैंने कहीं गलत तो नहीं कर लिया, मैं अच्छा खासा जॉब कर रहा था और ये मैंने रिज़ाइन करके इस जॉब के लिए ये भी मैं चूक चुका हूँ एक बार, पहले मेरा नहीं हुआ है और अदर एग्जाम में भी मेरा नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे मेरे को ज़रूर लगा कि हाँ मैं मतलब गलत तो नहीं कर रहा हूँ। फिर भी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक अटैम्प्ट मैं और ट्राई करता हूँ, अपने उसे बेस्ट देता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि क्या होता है। तो कपिल, आपके फादर फार्मर हैं आपने बताया, मदर हाउसवाइफ है, तो मतलब किसी का होता है फाइनेंशियल बैकअप बहुत स्ट्रांग होता है, चलो ठीक है नहीं हुआ कोई बात नहीं, वापस से कुछ कर लेंगे। बट आप बीइंग फ्रॉम अ फार्मर फैमिली, आपका फाइनेंशियल बैकअप इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। तो घर वालों से कितना एक्टिव सपोर्ट था आपको इस प्रिपरेशन के लिए जब आपने जॉब क्विट कर दी थी तब? सर घर वालों का ये था कि चलो ठीक है अगर तुम्हें प्रिपेयर करना तुम करो, बट ओबियसली मैं भी जानता था कि फाइनेंशियली वो उतना सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। वो बोलते थे कि चलो ठीक है करेंगे, बट मैं मानता था कि कहीं ना कहीं वो भी इतना मेरे को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक तो जो फर्स्ट अटैम्प्ट या फिर बोल सकते हैं कुछ मेरे पास सेविंग्स थी, मैंने 2 साल जॉब किया था। उसके बाद जो मैं बोलता हूँ कि जो मेरे फ्रेंड्स थे वो काफ़ी अच्छे थे और वो मतलब अच्छी जॉब्स में भी हैं ओबियसली, तो उनके साथ डिस्कशन और उनसे जो सपोर्ट था वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था। तो उनने मेरे को पूरा एक्टिवली मतलब पूरा हेल्प किया है, पूरा सपोर्ट किया है, तो उनसे मतलब मैंने जो जाता था। और कपिल, आपने बताया था कि आपने सेल्फ स्टडी की थी, तो जनरली एक परसेप्शन होता है हमारे माइंड में कि यह सेल्फ स्टडी से पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, गाइडेंस चाहिए। आपने बताया कि आपने सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन की हुई है, तो आपको डर नहीं लगा मन में कि सब कुछ मैनेज हो जाएगा, कहीं कोई चीज़ ऐसी ना हो जो मैं छोड़ दूँ सेल्फ स्टडी करते टाइम? तो ये मन में डर तो आया होगा आपके एक बार? सर बिल्कुल रहता है, मतलब मैं मतलब ऐसा रहता था कि कोई भी अगर टॉपिक हम पढ़ भी लेते हैं फिर भी रहता था कि मतलब जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही है, उसी में से क्वेश्चन आएंगे, या फिर जो मतलब किसी और का सुनते थे या फिर यूट्यूब पे देखते थे कि अच्छा ये भी पढ़ना है, किसी टॉपर्स के कुछ टॉपर्स टॉक देखते थे कि उसने यहाँ से पढ़ा है ये पढ़ना है, और मैं सोचता ये तो मैंने मिस कर दिया है, ये रहता था ओबियसली रहता था। बट मेरे पास ये था कि मतलब मैं था सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ रहा था पूरा, कि सिलेबस से जो मेरा पॉइंट है वो मेरा छोड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद अगर मेरे पास टाइम बचता है तो ओबियसली मैं अदर थिंग्स को देख सकता हूँ, बट मैं फोकस था कि हाँ मेरा सिलेबस एक बार कंप्लीट रहना चाहिए। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम जनरली अपने सेशन में ही बोलते हैं कि आपको सिलेबस और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसको प्रॉपर तरीके से हर वक्त करते रहना है। यही कपिल ने बताया कि इन्होंने सेल्फ स्टडी की थी, बट इन्होंने सिलेबस का प्रॉपर ट्रैक रखा, सारे टॉपिक जो सिलेबस में मेंशन उसको बहुत अच्छे तरीके से किया और रिजल्ट आपके सामने है। तो कपिल, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम अक्सर बचपन से सुनते रहते हैं कि दोस्ती कहीं काम नहीं आएगी, दोस्त कहीं काम नहीं आएंगे, कुछ कर लो लाइफ है, दोस्ती के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे। लेकिन ये कहावत आपके केस में बहुत गलत साबित हुई है, आपके केस में दोस्ती बहुत ज़्यादा काम आई है। थोड़ा शेयर करेंगे इस बारे में? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए एक बार क्या प्रिपरेशन से पहले जब स्टार्ट करते हैं तब रहता है कि चलो ठीक है अब ये एग्जाम है, मेरे को ऐसे पढ़ना है और ऐसे मैं क्लियर कर लूँगा। बट एक्चुअल जब प्रोसेस में आते हैं, जब हम स्टार्टिंग करते हैं, तो उसके बाद पूरा मतलब इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। मतलब एक एक पॉइंट पे कभी लगता है कि एक मॉक पेपर गलत हो जाता है, तब लगता है कि नहीं ये तो गलत हो गया, मेरे से नहीं हो पाएगा। और वहाँ पे जब अगर आपके ऐसे फ्रेंड है जो उसी की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके साथ अगर डिस्कशन होता है तो वो पूरा बताते हैं कि नहीं ये सबके साथ रहता है, या फिर कोई और अगर सपोर्ट चाहिए तो उनके साथ जो डिस्कशन करते हैं वो बिल्कुल हेल्पफुल रहता है। वो मतलब आपको बिल्कुल जज नहीं कर रहे होते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। वो एक्चुअल जो आपका सपोर्ट चाहिए, जो एडवाइस चाहिए, वो जेन्युइन देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली भी उतना मतलब समझ नहीं पाती है चीज़ों को, कि प्रिपरेशन में क्या पॉइंट देते हैं, कहाँ पे मतलब आपको ये जो बैरियर आ रहे हैं वो सही है या नहीं है, उनको भी इतना डिस्कस नहीं कर सकते उनके साथ। तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि फ्रेंड्स काफ़ी हेल्पफुल रहे थे मेरे केस में। और आपने बताया कि आपकी जर्नी में उन्होंने बहुत ही फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया हुआ है, आपके जो आपके फ्रेंड्स थे। बिल्कुल सर। ठीक है। और मुझे एक चीज़ बताइए कपिल कि आप तो इस प्रोसेस में एक्सीडेंटली आ गए थे, ठीक है, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे थे, थोड़ा बहुत आपने कर भी दिया था अपने एंड पे, फिर आपने बताया कि आपने किसी दोस्त का कोर्स देखा, फिर आपने सोचा मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ, फिर वहाँ से आप इस प्रोसेस में आए, तो थोड़ा सा इंसिडेंट शेयर करेंगे वाला? बिल्कुल। एक्चुअली सर मेरे को आइडिया नहीं था इस एग्ज़ाम का, तो मैं सोचा कि चलो ठीक है यूपीएससी के, जैसे मैं जॉब में था तो मैंने सोचा चलो ठीक है यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। और मैं इकोनॉमी वगैरह पढ़ भी रहा था उस टाइम पे, बट उसी टाइम में मेरा फ्रेंड था जो मतलब आरबीआई का स्पेसिफिक कोर्स लेके प्रिपरेशन कर रहा था। तो मैंने इकोनॉमी पढ़ा, मेरे को अच्छा लगा कि चलो ठीक है पढ़ने में अच्छा है, सिलेबस वगैरह और चीज़ें समझ में भी आ रही हैं। जो मतलब जैसे मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, बट मेरे को बेसिक चीज़ें नहीं पता था, जीडीपी क्या होती है क्या नहीं होती है,
और वो चीज़ें जब मैं पहली बार पढ़ रहा था, उनको जो एनालाइज करा था वो मेरे को अच्छी लगी। तो उसके बाद फिर मैंने फ्रेंड का कोर्स देखा, ये तो आरबीआई और उसमें बिल्कुल सिर्फ इकोनॉमी और फाइनेंस ही पढ़ना है। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया कि चलो ठीक है यूपीएससी को एक बार साइड में रखते हैं, ये जो एक प्रॉपर, और उसके बारे में मैंने जैसे जैसे जाना इसके एग्जाम के बारे में, तो मैंने सोचा एक बार यूपीएससी रखते हैं, इसी एग्जाम के जो फोकस प्रिपरेशन है वो करता हूँ। तो यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे घुसना तो आसान है लेकिन वहाँ से निकलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हमें लगता हम निकल जाएंगे, वो साइकिल ऐसा होता है कि प्री खत्म हुआ, मेंस हुआ, फिर अगले साल फिर आ गया, तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो आपके मन में कितना अंदर तक जा चुका था यूपीएससी जो आपने आरबीआई प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? तो मैं तो बोलूँगा एक्चुअली सर वो मतलब स्टार्टिंग फेज ही था। हाँ। मैं तो उतना गुस्सा ही नहीं था उस चीज़ में। मैं मतलब ऐसे था कि चलो ठीक है मेरे को यूपीएससी करना है, वो एक मतलब इनिशियल थॉट था। एक्चुअली मैंने उसके बारे में सीरियसली सोचा भी नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ। मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा था, इसीलिए मैं इजीली उसको गिव अप कर दिया कि चलो ठीक है इसको नहीं, मैं आरबीआई का प्रिपरेशन करता हूँ। और फिर इस प्रिपरेशन में आपके मन में यूपीएससी कहीं नहीं आया पिछले 2-3 सालों में? बिल्कुल फिर नहीं आया, मतलब फिर आरबीआई के अलावा मेरे कोई दिमाग में नहीं था कि आरबीआई के अलावा अदर कोई एग्जाम मेरे दिमाग में है। आपने और कौन से एग्जाम दिए थे आरबीआई के साथ? सर जैसे जो मेरा लास्ट टाइम अटैम्प्ट था, उससे पहले मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया था। उसके बाद जैसे मेरा अटैम्प्ट एक बार निकल गया, मेरे इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसके बाद मैंने सिडबी ग्रेड ए का एग्ज़ाम हुआ था, वो दिया था। पीएफआरडी ग्रेड ए था, और आई थिंक ये 2 दिए थे मैंने। और उससे पहले हाँ जो फर्स्ट अटैम्प्ट था उससे पहले एक बार सेबी ग्रेड ए का एग्जाम हुआ था, जो इनिशियल वो मतलब मैं बोल सकता हूँ बिना तैयारी के मैंने दिया था, वो एग्जाम दिया था। और इन सारे एग्जाम में आपका कहीं मेंस क्लियर नहीं हो रहा था, कहीं पर इंटरव्यू कुछ मार्क्स से रह जा रहा था। तो इसमें जब ये 2 साल आपने प्रिपरेशन की और बाकी एग्जाम्स भी आप दे रहे थे, बाकी एग्जाम्स आपके क्लियर नहीं हो रहे थे, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज में रह जा रहा था, तो आपको सेल्फ डाउट तो आया होगा खुद पर, यार मैं हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए कि नहीं हूँ, मिस्टेक तो नहीं कर दी कहीं मैंने? तो इस चीज़ से आप कैसे निकले? सर एक्चुअल में मतलब एक एग्जाम अगर आप प्रिपेयर करें या ना करें, तो जब एग्जाम से बाहर आते और नहीं होता है तो मतलब हाँ सबको डाउट, मेरे को लगता है कि सबको ही डाउट आता है कि मैंने गलत कर दिया ये, या तो मेरे को लगता है फॉर्म ही फिल नहीं करना चाहिए। मैं जैसे मान लीजिए सेबी का एग्जाम देने गया था बिना प्रिपरेशन के, उसमें भी अगर मेरा नहीं हो तो मेरे को मतलब हाँ लगता है कि यार ये मेरे लिए नहीं है, सही नहीं है। और जैसे सिडबी ग्रेड था मेरा, इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन हुआ था 1.5 मार्क्स के राउंड, तो उस टाइम पे मेरे को लगा कि कहीं इंटरव्यू मतलब आरबीआई में भी मैं इंटरव्यू से बाहर हो रहा हूँ, सिडबी ग्रेड ए से इंटरव्यू से बाहर आ रहा हूँ, तो मतलब कहीं मेरे में पर्सनैलिटी या कुछ ऐसा था तो मैं मिस कर रहा हूँ कहीं। मैं मतलब एक ही बैरियर है मेरा हर बार। तो इस बार भी बिल्कुल मेरे को इंटरव्यू मतलब सबसे ज़्यादा ये था कि इंटरव्यू मेरा नहीं रुकना चाहिए, तो वो एक डाउट मेरे मतलब प्रिपरेशन में बिल्कुल था कि ये। बाकी आप श्योर था कि इंटरव्यू तक पहुंच सकता हूँ मैं, मतलब इतनी कैपेबिलिटी कि इंटरव्यू तो मैं पहुंच ही जाऊंगा? एग्जाम से पहले बिल्कुल मैं बोलूँगा डेफिनेटली, जो अब की बार प्री हुआ तो उससे पहले मैं श्योर था कि हाँ प्री मेंस में निकाल लूँगा। जैसे और कपिल, आपने जब जॉब छोड़ा था आपने घर वालों को बोला था कि मुझे 1.5 साल का टाइम चाहिए, अगर 1.5 साल में कुछ नहीं हुआ तो मैं फिर वापस से जॉब ज्वाइन कर लूँगा। थोड़ा शेयर करेंगे इस बारे में, घर वालों का क्या रिएक्शन था आपकी इस बात को सुनकर? सर पहली बात तो ये कि मतलब घर वाले नहीं चाहते कि आप जॉब क्विट करें, क्योंकि अब जैसा सिनेरियो है उसमें मतलब एक जॉब मिलना भी काफ़ी मुश्किल है। और मैं बिल्कुल घर के पास में था, मेरा मतलब वेल सेटल्ड था कि अच्छी जॉब थी भी, और मैं जॉब से मतलब सेटिस्फाई नहीं था, ऐसा नहीं था कि सेटिस्फाई नहीं था। बट फिर मेरे को लगा कि मैं एक बार सीरियस इसका अटेम्प्ट करता हूँ, तो घर वालों के साथ डिस्कस किया। पहले तो उनको लगा कि नहीं तुम्हें नहीं करना चाहिए क्विट, बट बाद में धीरे धीरे जैसे मतलब एक बार फोर्स करते हैं तो घर वाले मान ही जाते हैं कि चलो ठीक है एक बार देख लो। और बिल्कुल उन्होंने फिर बोला कि चलो ठीक है अगर तुम्हें अच्छा लगता है कि एक बार तुम करना ही चाहते हो तो कर लो, तो उसके बाद फिर मैंने क्विट किया था। और आपके साथ वाले जब अच्छा कर रहे होते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे किसी भी सेक्टर में हो, तो हमें लगता है शायद यार लोग कहाँ पहुँच रहे हैं, लोग फॉरेन जा रहे हैं, लोग बहुत अच्छी जॉब में जा रहे हैं, मैंने अच्छी खासी हाथ की जॉब को मैंने छोड़कर यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो ऐसा फीलिंग तो आई होगी कि यार गलती हो गई शायद मेरे से, मुझे वही कंटिन्यू करना था जो मैं पहले कर रहा था। तो ऐसी फीलिंग आपके मन में आई थी? बिल्कुल। और जब मतलब और बेसिकली आते कैसे, जैसे सोशल मीडिया से अगर चलाते हैं तो उसके थ्रू मतलब पता चलता है चलो ठीक है इसका प्रमोशन हुआ है, इसने स्विच किया, जो ये अच्छा पैकेज पे गया है। तो बेसिकली सर ये मतलब मेरे को लगता है कि हाँ रहता है कि यार ये तो मैंने गलत कर दिया, मैं भी अच्छा खासा जॉब कर रहा था, फालतू में मैंने रिज़ाइन किया है, फिर दूसरी जॉब के लिए आया हूँ, इससे अच्छा मेरे को रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था। और जब एक बार नहीं हुआ मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में, तब उसके बाद और ज़्यादा लगता है कि अगली बार अगर नहीं हुआ तो फिर वो डाउट, मतलब पहले अटैम्प्ट में तक मेरे को ऐसा नहीं लगा था कि मेरा नहीं होगा या नहीं होगा, बट जब एक बार मेरा रुक गया इंटरव्यू उसके बाद फिर मतलब ये थॉट ज़्यादा आता है कि अब मतलब नहीं हुआ तो क्या करेंगे, फिर से वही जॉब करनी पड़ेगी। मैंने 2 साल मतलब वहाँ पे भी मैं अच्छा कर सकता था, वो भी मिस कर दिए, साथ के जो कलीग थे उनने अच्छा कर लिया, तो वो बिल्कुल थॉट फिर वहाँ पे ज़्यादा आता है। तो इस चीज़ से आप मतलब निकले कैसे, जब आपको एक बार अटेम्प्ट आपका इंटरव्यू में भी क्लियर नहीं हुआ, फिर आपको लगा यार वापस से प्री से स्टार्ट करना, वापस से वही साइकिल स्टार्ट हो गया, तो फिर इस थॉट से आप निकले कैसे कि यार मैं वहाँ भी बेटर कर सकता था, शायद मैंने गलती कर दी आरबीआई प्रिपरेशन स्टार्ट करके? तो वो थॉट प्रोसेस से निकलना बहुत डिफिकल्ट है, वो आप कैसे निकले उन चीज़ों से? सर मैं मानता हूँ कि मतलब एक बार तो क्या है कि आई थिंक कोई बोल के या फिर आपको कोई समझा के या फिर कोई मोटिवेट करके उतना नहीं निकाल सकता। टाइम जैसे जैसे टाइम निकलता है, मतलब एक थॉट से जैसे जैसे मतलब मेरा इंटरव्यू के रिजल्ट के बाद जैसे जैसे टाइम निकला, टाइम के साथ साथ धीरे धीरे ये थॉट कम होती है। और दूसरा मतलब अगर प्रिपरेशन फोकस्ड है, जैसे मेरा अगर टाइम टेबल है, अगर मेरे को इतना पढ़ना है
तो फिर वो थॉट कम आता है। अगर फिर जैसे मैं फ्री होता हूँ तो वो थॉट ज़्यादा आता है। तो अगर मेरी प्रिपरेशन फोकस्ड है, मैं इतना प्रिपेयर कर रहा हूँ, और उसके बाद अगर धीरे धीरे जैसे टाइम निकलता है तो वैसे कम होता है। बट फिर मैं मानता हूँ कि जैसे अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, अचानक से फिर कुछ खराब होता है, मॉक वगैरह का फिर से वही थॉट आता है। मतलब मेरे को नहीं लगता कि पूरी तरह से नहीं निकल पाते, बट इसको हाँ कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल ही किया, मैं बोलूँगा कि हाँ थोड़ा थोड़ा टाइम के साथ मैंने मैनेज किया इसको। मतलब ये सारी चीज़ें सब फेस करते हैं, मतलब ऐसा नहीं जो सेलेक्ट होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं वो कुछ अलग होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ती हैं, उससे लड़ना पड़ता है, उसको कंट्रोल करके आगे बढ़ना पड़ता है। और कपिल, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि जो लोग सेलेक्ट होते हैं, जो लोग टॉपर होते हैं, वो हमेशा कंसिस्टेंट रहते हैं, हमेशा इक्वल प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ाई करते हैं। लेकिन आपने बताया था कि वीक में एक दिन ऐसा आ ही जाता था जब आपका पढ़ने मन नहीं लगता था या बिल्कुल मन नहीं करता, चाहे वो किसी भी रीज़न से, चाहे वो मॉक आपका अच्छा ना गया, आपने सुबह सुबह मॉक अटैम्प्ट किया, मॉक अच्छा नहीं गया, चाहे किसी कोई फ्रेंड को देख कर किया सोशल मीडिया में कि यार वो बहुत अच्छा कर रहा था, वो चीज़ दिन खराब हो जाता था। तो इसके बारे में थोड़ा सा शेयर करें, मतलब वो फिर कैसे आपको वापस से बाउंस बैक कैसे करते थे आप? बिल्कुल सर, मतलब जैसे प्रिपरेशन के लिए अगर हम सीरियस रहते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है मेरे को कंटिन्यू रहना है, पढ़ना है। बट एक्चुअल में जब हम पढ़ते हैं ना तो ऐसा रहता है कि चलो ठीक है एक दिन आप पूरा पढ़ लिया, आपको अच्छा फील होता है कि हाँ मैंने पूरा अच्छे से पढ़ा है। बट नेक्स्ट डे आप गए, मॉक दिया आपने, पता चला कि आप जो सेम सिली मिस्टेक पहले कर रहे थे वो फिर से मिस्टेक कर रहे हैं, और उसके बाद मतलब आपका पूरा दिन खराब जाता है। आप मतलब ट्राई भी करते हैं, मतलब जैसे मैं भी ट्राई कर रहा था कि चलो ठीक है पढ़ते पढ़ते आगे पूरा दिन है, बट वो ना माइंड फिर कंसंट्रेट कर ही नहीं पाता है कि मतलब वो पूरा दिन खराब जाएगा ही जाएगा। उसको मतलब हाँ थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं, बट वो उतना प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी। दूसरा फिर मान लीजिए कभी चलो ठीक है ब्रेक में आपने सोशल मीडिया ऑन किया या फिर कुछ और ऐसा देख लिया कि चलो ये अच्छा हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, या फिर इसमें तो मैं बोलूँगा काफ़ी ऐसी न्यूज़ भी आती है जो एग्जाम से रिलेटेड आती है कि चलो ठीक है एग्जाम आपकी बार पोस्टपोन हो गया, ये हो गया, सिलेबस चेंज हो गया, ऐसी न्यूज़ आती है। मतलब आपका दिमाग ना सडनली वो क्लिक करता है और मतलब आपका पूरा दिन खराब चला जाता है। बट वही है कि उस दिन को मतलब जितना मिनिमाइज कर सको उसको, और थोड़ा और यूज़ कर सकते हैं पढ़ने के लिए तो कर सकते हैं, अदरवाइज तो नेक्स्ट डे का वेट करता था मैं तो गाइज टॉपर्स भी इंसान होते हैं, जो चीज़ें आप फेस कर रहे हैं आपको लग रहा होगा आज मैं फेस कर रहा हूँ, टॉपर्स बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होते हैं, उनकी लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं आते। तो ये चीज़ें बहुत ही गलत है, आपका सोचना ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी आप ही के बीच में से निकले हुए हैं, कल को आप भी सेलेक्ट होंगे तो जो चीज़ें आप फेस कर रहे हैं वो चीज़ें वो भी फेस करते हैं और उसके साथ ही सेलेक्ट होते हैं। द थिंग इज आपको चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए, आपको चीज़ों को कंट्रोल करना आना चाहिए, वही इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर आप वो कर पा रहे हैं तो बेहतर है कि मतलब अगर आप वो कर पा रहे हैं डेफिनेटली आप आगे बढ़ पाएंगे। सो कपिल, अपनी हॉबी के बारे में कुछ बताइए, आपकी हॉबी क्या है? सर मतलब मेरे को जो पसंद है वो क्रिकेट देखना और खेलना दोनों बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये जो आपकी जो हॉबी है क्रिकेट खेलना और देखना, इसको आप अपने प्रिपरेशन जर्नी में मतलब इसको फॉलो कर पा रहे थे कि नहीं कर पा रहे थे? मतलब खेलना तो उतना बोलूँगा मैं नहीं कर पा रहा था, और उतना क्या मतलब मिनिमम यही था, अगर मंथ में भी 1-2 बार ही हो पाता था मैक्सिमम। बट हाँ देखना मैंने मतलब बोलूँगा कि छोड़ा नहीं था बिल्कुल, अगर मेरे को हाईलाइट भी मिलती हैं तो वो मैं देख लेता था। अच्छा, और आप अभी आपने बताया था एक इंसिडेंट कि आपका इंटरव्यू आई थिंक नवंबर में था और उसके 3-4 दिन पहले वर्ल्ड कप का फाइनल था, 19 वो आपने पूरा मैच देखा था? बिल्कुल। अच्छा, तो आपको ऐसा लगा नहीं कि मुझे तैयारी करना चाहिए, आपको लगा मुझे मैच देखना चाहिए पूरा अच्छे से? सर उस टाइम तक तो मैं बोलूँगा मतलब मैं छोड़ चुका था कि चलो ठीक है जो मेरी प्रिपरेशन थी वो हो चुकी है। उस टाइम मतलब इंटरव्यू की ओर मैं अगर स्पेसिफिकली बात करता हूँ तो इंटरव्यू प्रिपरेशन का ऐसा है कि आपके पास कोई सिलेबस नहीं है, उसमें मतलब स्ट्रेस ज़्यादा रहता है कि मेरे को पढ़ना क्या है। मतलब मैं अगर मान लो अगर मैं HR की क्वेश्चन प्रिपेयर करता था मेरे को लगता था नहीं RBI के बारे में और पढ़ना पड़ेगा, जैसे RBI के बारे में जाता था मेरे को लगता नहीं HR के क्वेश्चन मेरे अच्छे से नहीं हुए, तो मतलब स्ट्रेस ज़्यादा है उस टाइम तक। और मैं मतलब ठीक है कि मेरी प्रिपरेशन हो चुकी है, तो उस टाइम तक मेरे को कोई ऐसा नहीं लगा। बट क्रिकेट का तो मैं समझ सकता हूँ, मतलब मैं भी अपना पर्सनली इंसिडेंट को शेयर करता हूँ। जब हम 2007 में 10th क्लास में था मैं, तो वहाँ पर वर्ल्ड कप चल रहे थे, हमारे एग्ज़ाम था, मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम थे, बट स्टिल सारे मैचेस में देखता था, टीवी ऑन करके पढ़ लिया जो पढ़ लिया, लेकिन मैच नहीं छोड़ पाता था। और चाहे किसी भी कंट्री का मैच हो रहा हो मैं हमेशा देखता था, टेस्ट मैच में पूरे दिन बैठ के देखता था, 5 दिन देखता था, भले इंडिया का मैच हो या ना हो। तो वो जो एक कीड़ा होता है वो तो बहुत गंदा होता है, उससे धीरे धीरे करके निकल गए वो अलग बात है, बट मैं समझ सकता हूँ कि क्रिकेट का कैसा कीड़ा होता है। तो कपिल, इसमें आपकी इंस्पिरेशन क्या रही, मतलब कि मुझे RBI ग्रेड बी ऑफिसर बनना है? मतलब एक आप विलेज से आते हैं राइट, तो वहाँ पर इतना माहौल तो होता नहीं है पढ़ाई लिखाई का, तो वो आपकी इंस्पिरेशन क्या रही कि मुझे एक ऑफिसर लेवल पे जाना है? सर इंस्पिरेशन भी मैं बोलूँगा वही विलेज से जहाँ से मैं आता हूँ वही रही है मेरी आई थिंक, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे ऑफिसर लाइन में या फिर जैसे जो ऊपर के एग्जाम है, जैसे हायर एजुकेशन के बाद जैसे UPSC RS वगैरह जो हमारी साइड होते हैं, वैसे एग्जाम के लिए कोई ट्राई नहीं करता है। हमारी साइड जो मैक्सिमम जो फोकस रहता है, चाहे पेरेंट्स का हो चाहे वो मतलब ऐसे अपने बच्चे के लिए सोचते हैं कि 10th या 12th के बाद जैसे जैसे हमारा बच्चा है जॉब में लग जाए, उनका और कोई फोकस नहीं रहता है। बट मेरा ऐसा था कि चलो ठीक है मेरे को मतलब कुछ तो ऐसा करना है कि मतलब कहीं या तो फिर ऑफिसर लाइन में या फिर मेरे को UPSC RS कुछ मेरे को मतलब बड़ा करना है, ताकि उन लोगों को लगे कि ठीक है हायर एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब खाली 10th या 12th के बाद एक जो जॉब है वो कर ली वो इनफ है, मतलब और ट्राई करना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। और आई थिंक मेरे को लगता है कि अब वो लोग ट्राई भी करेंगे।
तो ये बहुत बड़ी चीज़ है गाइस। मतलब आप एक चीज़ सोचिए, एक विलेज से आना जहाँ पे लोगों की मेंटालिटी ये नहीं कि मैं 10th-12th के बाद हायर एजुकेशन के लिए परसू करूँ, राइट। तो वहाँ से ऐसी जगह से निकल कर पहले मेहनत करना, पहले NIT जयपुर में एडमिशन लेना, बीटेक करना, उसके बाद फर्दर अपनी जॉब क्विट करना, देन RBI की प्रिपरेशन करना। मतलब एक सुनने में काफ़ी ईजी लग रहा, बट जब इन्होंने वो चीज़ की होगी, इन्होंने वो डिसीजन लिए होंगे, तब वो कितना डिफिकल्ट हुआ होगा ये आप भी समझ सकते हैं अगर आपने डिसीजन लिया है तो हेड्स ऑफ फॉर दिस अचीवमेंट। आपने काफ़ी एफर्ट लगाए हैं, काफ़ी आपने हार्ड डिसीजंस लिए लाइफ में, उसी का रिजल्ट है कि आप आज RBI ग्रेड बी ऑफिसर बन गए और जो भी सारी मेहनत की आज वो रंग लेकर आई है। तो कपिल, आज तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आप पढ़ाई करते होंगे तब काफ़ी स्ट्रेस रहता होगा, कई बार हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, हमें स्ट्रेस आ जाता है। उसको स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या चीज़ें करते थे? कभी मूवी देखते थे या कभी कुछ सोशल मीडिया स्क्रॉल करते थे, कुछ करते थे आप? सर मतलब ये तो है ओबियस है कि स्ट्रेस मतलब आता ही था, और वो मतलब पता भी नहीं रहता कि हम मतलब जैसे फ्री मतलब टाइम हो और हम सोचेंगे चलो ठीक है थोड़ी देर मोबाइल देख लेते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, और पता चला वहीं पे भी कुछ ऐसा देख लिया आपने कि फिर मतलब अचानक माइंड से आपके क्लिक होता है कि नहीं ये तो गलत हो गया, कोई फ्रेंड है उसका प्रमोशन हो गया या फिर उसने जॉब स्विच कर ली। तो बट उसका ये है कि हाँ थोड़ा उसके बाद वेब सीरीज़ देख लो या फिर मूवी देख लेते थे, तो ये मैं कर लेता था कि मूवी वगैरह देख लेता था कोई, तो उससे मतलब थोड़ा हाँ ठीक है एक बार माइंड डाइवर्ट हो जाता था। तो फ्रेंड्स, सब कुछ ज़रूरी है लाइफ में, बैलेंस आपको बना के रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आप 5-6 घंटे अगर आप प्रोडक्टिविटी के साथ लगा रहे हैं तो डेफिनेटली उतना सफिशिएंट है आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और सर इसमें एक मैं बताना भी चाहूँगा, जैसे कि हाँ मतलब ये क्या मैंने भी सुना था कि मतलब आपको सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा, और मैंने ट्राई भी किया था, बट ये रहता था कि मतलब 1 या 2 वीक बाद मैं देखता था कि और कुछ तो है कि मोबाइल में करने के लिए, वो मतलब मेरा एक जो फ्री टाइम था उसको स्पेंड करने का मेरे पास कोई मीडियम नहीं था, तो फिर मैं वापस इंस्टॉल कर लेता था उन चीज़ों को, मतलब मैं भी नहीं छोड़ पाता था उन चीज़ों को ज़्यादा टाइम तक। तो मेरे को लगता है कि अगर मैनेज कर पा रहे हैं तो ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल ही कट आउट कर देना है उस सभी चीज़ों से, अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं उन चीज़ों को तो वो बेनिफिट है। तो फिर आप अनइंस्टॉल कब करते थे सारे जो ऐप थे आपके सोशल मीडिया में? मतलब देखता था मेरे मोबाइल में ऐप था, मैं देखता था कि चलो ठीक है कौन से ऐप में कितनी देर यूज़ कर रहा हूँ, फिर मेरे को लगता है कि अच्छा इसमें वो टाइम दिखाता था कि इसमें ये आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, तो मैं फिर लगता है कि नहीं मेरे को पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। फिर 1 या 2 वीक बाद देखता था, मतलब मैक्सिमम टाइम निकाल पाता था मैं, उसके बाद पता चलता है कि भाई बस कुछ करने को है ही नहीं मोबाइल में, तो फिर मैं वापस इंस्टॉल कर लेता था। तो आप में से काफ़ी लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे इन चीज़ों को, जो इस डिस्ट्रैक्शन से दूर नहीं रह पाते हैं, और सोशल मीडिया वापस इंस्टॉल करना फिर इंस्टॉल करना, मतलब ये सब कुछ आप रिलेट कर पा रहे होंगे। आप देख लीजिए वो उनकी भी सेम जर्नी रही है, इन्होंने भी वही किया है, ये भी दूर नहीं रह पाते थे, वापस इंस्टॉल करते थे फिर अनइंस्टॉल करते थे। और देखिए मतलब ये सब चीज़ें हैं लाइफ में, चैलेंजेस है, आपको इनको फेस करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। कपिल, जब हम बहुत सीरियस होते हैं किसी एग्जाम को लेकर, तो कई बार क्या होता है लोग नहीं जानते ये चीज़ें, हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं या हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो चीज़ नहीं समझते हम कितने सीरियस है, तो वो बस बोलते हैं कि यार इनवाइट करते हैं आपको, यार यहाँ पे आओ, हम आपसे मिलने आते, तो उन चीज़ों से आप बचते थे। आपने कभी झूठ बोला कि यार मैं कहीं और हूँ जबकि आप पढ़ाई कर रहे होते थे? बिल्कुल सर, काफ़ी बार बोला। इनफैक्ट मैंने मतलब मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स का काफ़ी सपोर्ट रहा है, बट मैंने फ्रेंड्स के मतलब ऐसा था कि वेडिंग्स भी छोड़ी है काफ़ी, झूठ बोल करके, मतलब इस टाइम पे मेरा ये एग्ज़ाम है, इस टाइम पे मेरा ये एग्ज़ाम है, या फिर कोई मेरे को, जैसे मैं जयपुर रहता था, कोई अगर मेरे को मिलने आता था तो मैं पूछ लेता था पहले कि मतलब कोई जेन्युइन अगर कोई काम है या कुछ है, तो बोलते नहीं ऐसे मिलने आ रहे हैं काम पर ही हो, तो मतलब आज तो फिर मैं नहीं हूँ, मतलब मैं तो एग्ज़ाम देने गया हूँ, तो ऐसे मतलब हाँ किया है मैंने। ये सब चीज़ें करनी पड़ती है हमें, क्योंकि सामने वाला नहीं जानता हम कितने सीरियस है, वो चीज़ हमें समझनी पड़ती है, वो हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं। कपिल, आपने बहुत अच्छा इंसिडेंट शेयर किया था कि प्रीलिम्स वाले दिन जब आप एग्जाम देने जा रहे थे तो कुछ हुआ था उस दिन, मतलब वो लोग पैनिक कर जाते हैं, थोड़ा सा बताएंगे क्या था वो इंसिडेंट? इनफैक्ट सर मैं भी पैनिक कर गया था। वो एक्चुअली में ये था कि जैसे प्रीलिम्स जुलाई के राउंड था और वो बारिश का मौसम भी रहता है उस टाइम पे, तो मतलब मैं बाइक से जा रहा था, और जैसे मतलब एक था कि रोड पे हमने बाइक टर्न की, उस टाइम पे बाइक जो थी स्किड कर गई थी हमारी, तो फिसल गई थी बाइक बेसिकली। तो वहाँ पे मतलब ऐसा था कि थोड़ा हाथ में और मेरे लगी थी, एक हाथ में मेरे जिस हाथ से मैं लिखता हूँ उसमें मेरा मोबाइल था, तो मोबाइल गया तो उसका स्क्रीन वगैरह भी चला गया था, दूसरे हाथ में लगी थी थोड़ी, और उस टाइम पे मतलब हाँ थोड़ा मैं वहाँ पे बारिश का मौसम था तो गीला विला हो गया था, और फिर वैसे एग्जाम देने गया था थोड़ा, तो वो मतलब माइंड में वो चल रहा था कि कैसे कैसे करेंगे। वो काफ़ी टाइम तक वो पैनिक रहता है मन में, एग्जाम में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है, बट आपका एग्जाम क्लियर हुआ? हाँ सर, मतलब मैं मतलब इतना श्योर नहीं था, मैंने मतलब ट्राई किया था कि चलो ठीक है मेरे को फोकस रहना है, और बेसिकली मैं ये बोलूँगा उस टाइम पे तो कोई भी श्योर नहीं था इस बार, जैसा प्रीलिम्स हुआ था सबका, बट मेरा कुछ ज़्यादा ही था कि मतलब कैसे ये और हो गया मेरे साथ, इससे अच्छा मैं और मैनेज कर सकता था, वो थैंकफुली वो हो गया। सही है। और कपिल, हर स्टोरी में ना जो भी सक्सेस मिलती है हमें, उस स्टोरी में कुछ अनसंग हीरोज़ होते हैं, राइट, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, बट वो हम जान रहे होते हैं कि इनका बहुत ही एक्टिव, बहुत ही मॉरल सपोर्ट रहा है। तो आपकी इस जर्नी में वो हीरोज़ कौन थे? सर मैं बोलूँगा जैसे मेरी फैमिली के अलावा, फैमिली बेसिकली मेरे को लगता है सबकी रहती है, बिल्कुल। फैमिली से हमको एक्सपेक्टेड भी रहता है कि हाँ उनका सपोर्ट मेरे को रहेगा, बट फैमिली के अलावा मैं बोलूँगा तो मेरे फ्रेंड्स जो थे उनका मेरे को काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा था।
तो फ्रेंड्स मैं बोलूँगा। फ्रेंड्स का आपने काफ़ी जिक्र किया है, हम जब पहले भी बात की हमने आपने बताया कि फ्रेंड्स का बहुत एक्टिव सपोर्ट रहा है, चाहे वो मॉरल सपोर्ट हो चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो। तो ऐसा नहीं गाइस कि फ्रेंडशिप हमेशा ही खराब होती है। फ्रेंड्स अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको हर लेवल पे सपोर्ट करेंगे, और कपिल उसके लाइव एग्जाम्पल भी है। तो कपिल एक चीज़ बताइए, आपने इंटरव्यू हिंदी में दिया था राइट? आपने सिडबी का भी हिंदी में दिया था इंटरव्यू, आपने आरबीआई का लास्ट ईयर भी हिंदी में दिया था, इस बार भी हिंदी में दिया था। तो इससे पहले आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे थे, तो आपके मन में ऐसा कुछ आया कि यार हिंदी की वजह से लैंग्वेज बैरियर कहीं ना कहीं आ रहा है मेरे सिलेक्शन में, ये थॉट आया था आपके मन में? नहीं सर, हिंदी की वजह से नहीं है। मतलब पहले तो मैंने स्टार्टिंग में इंटरव्यू दिया था, जैसे आरबीआई का फर्स्ट टाइम मैंने हिंदी में दिया था, बट उस टाइम पे मेरे को क्लियर हो गया था कि मतलब मैंने ही मिस्टेक कर दी उस इंटरव्यू में, चाहे वो नर्वस हो या पहली बार मैं स्टार्टिंग में कम टाइम भी था मेरे पास, उतना प्रिपेयर भी नहीं था। सेकंड टाइम जब मैंने सिडबी का एक इंटरव्यू दिया था, मेरे माइंड में ये डाउट था कि मतलब अगर मेरे को हिंदी में जाना तो कंप्लीटली हिंदी में देना है, फिर मतलब मिक्स कर सकता हूँ, ये मतलब काफ़ी डाउट था मेरे माइंड में। तो उसके लिए मैंने सिडबी का भी दिया था, उसमें मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे आए थे इंटरव्यू में। और उसके बाद फिर अब की बार जैसे दिया था, अब की बार हिंदी, वो मेरा क्लियर था कि मेरे को हिंदी में देना है। और काफ़ी मैंने सुना भी था, जैसे एडुटैप से दीपक सर वगैरह उनने मतलब सेशन वगैरह लिए हैं खूब, और अदर भी जो प्लेटफॉर्म है वो भी बताते हैं कि ऐसा कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। और एक्चुअल में मैंने देखा भी था फर्स्ट टाइम, वो आपको मतलब इतना कंफर्टेबल कराते हैं कि आपको जो भी लैंग्वेज आपको सूटेबल हो, हिंदी या इंग्लिश या फिर आप मिक्स जैसा भी यूज़ करना चाहें, वो बेसिकली आपको जाना चाह रहे हैं वहाँ पे, लैंग्वेज उतना बैरियर नहीं है। तो इसलिए मेरे पास ये तो थॉट ही नहीं था कि मेरे को हिंदी या इंग्लिश में से इंग्लिश में दूंगा तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। मैंने हिंदी इसीलिए मतलब ऐसा थॉट ही नहीं आया कि मेरे को इंग्लिश में देना चाहिए। तो गाइस जो भी ना जिनके मन में डाउट है कि इंटरव्यू हिंदी में दे इंग्लिश में दे, तो आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश कोई बैरियर नहीं है, यहाँ पे लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, आप किसी भी मीडियम के साथ इंटरव्यू दे सकते हैं, प्रोवाइडेड आप अपनी बात सामने वाले तक पहुँचा पा रहे हैं राइट। जो भी क्वेश्चन उन्होंने पूछे अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो लैंग्वेज कोई भी बैरियर नहीं है, आप चाहे तो मिक्स भी कर सकते हैं। और इंटरव्यू पैनल वैसे भी बहुत सपोर्टिव रहता है, आपकी चीज़ें समझता है, आपको एकदम कंफर्ट लेवल पर लाकर आपसे चीज़ें पूछते हैं वो लोग राइट। तो अगर कपिल हम बात करें कि एडुटैप का क्या रोल रहा आपकी इस जर्नी में, कुछ रोल रहा पहले ये बताइए। बिल्कुल सर, मैं बताता हूँ। जैसे फेज़ 2 में हमारे मैनेजमेंट का पोर्शन जो है, तो वो मैंने एडुटैप से कंप्लीटली पढ़ा था। जो एडुटैप के समरी नोट्स जो है तो उनको मैंने अच्छे से पढ़ा था, वो बोल सकता हूँ मैं फेज़ 2 में। और उसके अलावा सर मॉक इंटरव्यू का मैं मानता हूँ कि क्योंकि मेरे को इंटरव्यू के लिए ही वैसे मैं मतलब डरा हुआ था कि इंटरव्यू मेरा फाइनल में जा नहीं पा रहा हूँ, इंटरव्यू को जो है वो मेन हर्डल है मेरे लिए। तो इंटरव्यू के जैसे एस राजा सर है, उनने जो इंटरव्यू लिया था और उन्होंने जो गाइडेंस दी थी कि आपको आरबीआई के बारे में और अच्छे से जानना है, आरबीआई की बैलेंस शीट को और अच्छे से समझना होगा। और जो क्वेश्चन उन्होंने एक्चुअल में मेरे से पूछे थे उनमें से एक दो क्वेश्चन रिपीट भी हुए थे, तो मैं बोलता हूँ कि वो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल था उनके साथ। मतलब जो मॉक इंटरव्यू में आपने दिया था वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल था आपके लिए मेन इंटरव्यू में। ठीक है कपिल, अगर हम बात करें स्ट्रेटजी की ब्रीफ में, तो आप क्या बताना चाहेंगे फेज़ 1 फेज़ 2 इंटरव्यू के लिए ब्रीफ में स्ट्रेटजी आपने किस तरीके से फॉलो किया अपनी प्रिपरेशन जर्नी में? सर उससे पहले मैं बोलूँगा अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले आपको एग्जाम का आइडिया होना चाहिए। जैसे फेज़ 2 का है, जैसे फेज़ 1 है, फेज़ 1 का आप प्रीवियस ईयर के 1 या 2 मॉक टेस्ट लगा लीजिए। उसके बाद मतलब आपके ना ऐसे आइडिया हो जाता है कि क्वांट रीजनिंग की ये टॉपिक इनका इतना वेटेज है। उसके बाद आप अपने जो सोर्सेज हैं, लिमिटेड सोर्सेज पहले से सिलेक्ट कर लीजिए। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे साथ और जो मैक्सिमम कैंडिडेट हैं उनके साथ वो सोर्सेज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने को इसमें अगर पढ़ना चाहिए तो अगर सोर्सेज लिमिटेड हैं और वो सही एक्चुअल सोर्सेज हैं तो आपको थोड़ा हेल्प हो जाती है कि ठीक है मेरे को इतने ही सोर्सेज से पढ़ना है और इनसे मॉक देते रहना है। फेज़ 2 के लिए सिलेबस सबसे पहले डाउनलोड कर सिलेबस पता होना चाहिए कि ये सिलेबस है और इसके अकॉर्डिंग ही मेरे को पढ़ना है। अगर उस सिलेबस के अलावा मेरे को लगता है कि आरबीआई के एग्जाम में वो बिल्कुल फोकस सिलेबस है, अगर उतना पढ़ते हैं हम हो जाता है। बाकी काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैं ये बुक्स पढ़ता हूँ, मेरे को नहीं लगता, मैंने एक भी बुक एक्चुअल में पढ़ी भी नहीं है, मैंने सिर्फ सिलेबस को ध्यान में रखते हुए वही प्रिपेयर किया है। तो फेज़ 2 के लिए सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू के लिए मेरे को लगता है कि आपको होल जो प्रिपरेशन आपको अच्छे से अपने आप पे भी काम करना है और इंटरव्यू के लिए पढ़ना पड़ेगा, आरबीआई के बारे में जानना पड़ेगा। नोट्स के बारे में बताइए कपिल, नोट्स आप बनाते थे? यस सर। तो आप सॉफ्ट में बनाते थे या हार्ड में? सर एक्चुअली मैं सॉफ्ट नोट्स बनाता था। हाँ। जैसे मतलब मेरे को लिखने का वो उतना वो नहीं था और मेरे को दूसरा ये था कि मतलब मेरे को वहाँ पे लिखना भी नहीं, टाइप करना है। तो अगर मैं वहाँ पे जैसे कॉपी पेस्ट करके मैं नोट्स बना लेता था सॉफ्ट, और इससे अच्छा मैं टाइमिंग जो देता था अपनी टाइपिंग को देता था ताकि मेरी टाइपिंग इंप्रूव हो, क्योंकि मेरे को वहाँ पे टाइप करके वहाँ पे लिखना है। और मैंने देखा था कि वहाँ पे मैं टाइप अच्छे से जो फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें अच्छे से नहीं कर पाया था, तो टाइपिंग स्पीड में मैं काम किया था और नोट्स जो थे वो बिल्कुल पूरे सॉफ्ट नोट्स से बनाए थे मैंने। और जब फाइनल रिजल्ट के बाद आपको एक्सपेक्टेड था, पहली बात तो जब आपने इंटरव्यू दिया था आपको एक्सपेक्टेड था इस साल सिलेक्शन हो सकता है मेरा? सर हाँ, सिलेक्शन का मेरे को लग रहा था कि हाँ मेरा, क्योंकि मेरा इंटरव्यू भी अच्छा गया था और चेयरमैन सर थे उन्होंने मतलब हाँ बोला, मतलब वो दिख रहे थे जैसे कि चलो ठीक है वो हाँ में हाँ मिला रहे हैं, थोड़ा सेटिस्फाई लग रहे हैं मेरे आंसर से। तो मेरे को हाँ लग रहा था कि हाँ, और दूसरा मेरा मेंस अच्छा हुआ था उसकी बार, तो मेरे को लग रहा था कि हाँ मेंस में मेरे थोड़े अच्छे मार्क्स हैं। अगर मान लीजिए इंटरव्यू में कम भी आते हैं तो हाँ, बाकी बस वैसे मतलब इंटरव्यू में पता नहीं रहता, आरबीआई के इंटरव्यू में सब बोलते हैं कि पता नहीं कैसे मार्किंग करते हैं, बट मेरे को था कि हाँ हो जाना चाहिए।
और थैंकफुली हो भी गया था। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने मेंस पर बहुत ज़्यादा फोकस करिए। इंटरव्यू ऑब्वियसली बात है हर स्टेज में आपको अच्छा करना है, बट मेंस ऐसी चीज़ है जहाँ पर अगर आपके स्कोर बहुत अच्छे होंगे तो इंटरव्यू में थोड़ा मार्क्स कम भी अगर होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, चीज़ बैलेंस हो जाएगी। बट मेंस में आपको ज़्यादा फोकस रखना है, जैसा कपिल ने भी बताया। तो जब रिजल्ट आया, जब आपने फाइनली उस PDF में अपना नाम देखा, तो मतलब वो कैसा था? मतलब वो उस टाइम आपके इमोशंस कैसे थे, कैसा फील कर रहे थे आप? सर एक्चुअल में मैं बताऊंगा, जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, तब हम सोचते हैं कि चलो ये अगर मैं अचीव कर लेता हूँ तो मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ये होगा वो। बट जब उस प्रोसेस के थ्रू आते हैं ना, और जैसे मैंने PDF में नाम देखा, मतलब सबसे पहले ऐसा होता है कि चलो रिलीफ रहता है कि चलो ठीक है फाइनली हो गया। मतलब एक रिलीफ था कि हाँ अब मेरे को आगे मतलब इसमें थॉट में जाना नहीं उसमें फिर से। अदरवाइज जो मतलब मैं जब पहली बार अटैम्प्ट में फेल हुआ था, उसके बाद फिर से वो प्रोसेस में जाते हैं कि दोबारा मेरे से वही अटैम्प्ट करना है, वही पढ़ना है, फिर वो एक बहुत ही हेक्टिक लगता है। तो पहले तो मेरे को लगा रिलीफ है, उसके बाद फिर मतलब जैसे रिएक्शन देखते हैं फैमिली फ्रेंड्स विलेज, तो फिर लगता है कि हाँ अच्छा कुछ अच्छा किया अपन ने। तो आपने रिजल्ट देखने के बाद सबसे पहला काम किया, अपने फैमिली को कॉल किया आपने? एक्चुअली मैं फैमिली के साथ ही था। अच्छा। सबसे पहले मतलब मैंने आई थिंक मेरे पापा को बताया था कि हाँ हो गया फाइनली। उनको भी लगा होगा काफ़ी, अपनी से ज़्यादा मतलब उनकी तरफ देखते तो लगता है कि हाँ चलो ठीक है अचीव किया। उन्हें भी लगा होगा फाइनली अचीव कर लिया, 2 साल की प्रिपरेशन, 2 साल की मेहनत। बिल्कुल। ठीक। और अगर मैं कहूँ कपिल कुछ टिप्स देना चाहें, अब जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं हमारे, उनके लिए क्या टिप देना चाहेंगे आप? सर मैं तो ये बोलूँगा जी, दो इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चलिए। एक आपको कंटिन्यू प्रिपेयर करना है, कंटिन्यूस रहना है आपको प्रिपरेशन में। और दूसरा फोकस, मतलब ये ऐसा एग्जाम नहीं कि आपका सिलेबस क्लियर का फेस 2 का, उस सिलेबस को पढ़ना आपको, और कोई ऐसा नहीं है कि आपको बुक्स पढ़नी है, ये नहीं, सिलेबस को आप फॉलो करना होगा। और दूसरा आपकी अगर प्रिपरेशन में कंटिन्यूटी है तो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर ये 2 चीज़ें तो मतलब मेरे को लगता है कि कोई भी एग्जाम निकाल लेगा, जो अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह जो मीट करे वो एग्जाम निकाल लेगा। तो गाइज ये थे कपिल चौधरी, जिन्होंने RBI ग्रेड बी 2023 एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, रैंक 56 सिक्योर किया है। और आई थिंक आपने पूरा डिस्कशन सुना है, ये किस बैकग्राउंड से आते हैं, एक विलेज से आते हैं, उसके बाद इतना करेज दिखाना कि हायर स्टडीज़ के लिए प्रिपेयर करना, NIT जैसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना, देन जॉब क्विट करना, देन RBI ग्रेड बी का एग्जाम देना और क्लियर करना। मतलब तो खुद रिलेट कर सकते हैं, जब ये इस बैकग्राउंड से अगर ये काम कर सकते हो तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। यहाँ पे बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, यहाँ पे जज्बा होना चाहिए, एफर्ट लगाने की हिम्मत होनी चाहिए, तब आप कोई भी एग्जाम लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच कपिल, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ टीम EduTap। थैंक यू सर। थैंक यू।